स्वागत है आपका ब्यूटी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला की। तो सबसे पहले हम अरावली के बारे में देख लेते हैं। तो अरावली का विस्तार किन किन राज्यों में है, इसके लिए हम मैप पर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम जो अरावली का विस्तार देख रहे हैं वो मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में। यह दिल्ली तक भी है, तो ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र है। जो इसका 80% भाग है वो आप राजस्थान पर देख पाएंगे। तो अरावली का 80% भाग कहाँ पर है? राजस्थान पे। अब ये किस प्रकार का पर्वत है? तो जिस प्रकार हमने हिमालय को देखा था कि हिमालय एक वलित पर्वत है, परंतु हिमालय कैसा वलित पर्वत है? वो नवीन वलित पर्वत है। उसी प्रकार अरावली क्या है? ये सबसे प्राचीन, अगर कहें तो दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत क्या है? अरावली है। वलित पर्वत है। उसी प्रकार जैसे कि दो चट्टानें हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोलैप करती हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या पड़ता है? फोल्ड पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि इसका निर्माण बहुत पहले हुआ था। ये जब हमारा जो क्षेत्र है, जो गोंडवाना लैंड वाला क्षेत्र है, जो कि आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया था, ये उसी क्षेत्र के साथ आई है। और किसी समय में इसकी जो ऊंचाई थी वो हमारे हिमालय से भी कहीं ऊंचा था, परंतु आज इसकी जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में, उसकी ऊंचाई भी कितनी है? 1722 मीटर, जो कि हिमालय की एवरेज ऊंचाई से भी आज क्या है? कम है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये उतनी ऊंची नहीं है, केवल इसके अवशिष्ट ही बचे हैं और ये क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। परंतु ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वजह है ये एक बहुत बड़े बैरियर का काम करती है। एक बहुत बड़े बैरियर मतलब कि ये जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि रेतीला है, उसको पूरब की तरफ विस्तार होने से रोकती है। और दूसरी एक ये बड़ी जल विभाजक भी है। अगर आप देखें तो ये दक्षिण पश्चिम में जो उठने वाला मानसून है, ये जब यहाँ से आता है तो इसके समांतर निकल जाता है। यहाँ पर देखें, ऐसे ही समांतर ये निकल जाता है और इस क्षेत्र में बारिश होती है। परंतु जो अरावली के जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर बहुत ही कम बारिश हो पाती है, क्योंकि मोस्टली जो मानसून है इसके समांतर यहीं से निकल जाता है। अरावली पर्वतमाला जो 2 अरब वर्ष पुरानी है, दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। और ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक 670 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। वैसे तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 692 किलोमीटर आपको मिलेगी कहीं कहीं पर, परंतु जो इसका मुख्यता है, यहाँ पर ये इसकी काफ़ी ऊंची चोटियाँ हैं। अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वो 670 किलोमीटर तक है, वरना इसका थोड़ा थोड़ा जो विस्तार है वो धीरे धीरे करके 692 किलोमीटर टोटल इसका पहुँच जाता है। अगर हम यहाँ पर देख पाएंगे अगर मैप पे, तो देखिए इस प्रकार ये विस्तृत है। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल संलग्न है, ये कहीं कहीं पर इसमें कटा भी हुआ है क्षेत्र, ये कहीं कहीं पर इसमें खाली क्षेत्र भी है। और इस प्रकार करके ये पूरी एक बैरियर बना रही है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की लोकेशन देख लीजिए, ये राजस्थान के सिरोही जिले पे है। यही पास में ही जिसकी दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम शेर चोटी के नाम से जानते हैं। किससे? शेर चोटी के नाम से। वो भी सिरोही जिले पर है, यही पास पे है। वो 1500 मीटर के आसपास की उसकी ऊंचाई है। तो अब इसको देखते हैं कि ये किस युग में इसका निर्माण हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पाक कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। ये अवशिष्ट पर्वत है और प्राचीन वलित पर्वत है। ये गुजरात के पालनपुर, अहमदाबाद से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए रायसीना पहाड़ी, जो कि दिल्ली पे क्षेत्र पर है, ये अरावली का ही क्षेत्र है जिसे रायसीना पहाड़ियाँ कहते हैं। वह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इसका विस्तार क्षेत्र है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिरोही जिले के माउंट आबू पर क्या है? स्थित है। इसके गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है।
इसकी चोटियों की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के बीच में मिलती है। अरावली महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती है। ये दक्षिण पश्चिम के जो मानसून है उसको आंशिक रूप से बाधित करती है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। ये हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार जो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून आता है तो वो अरावली पर्वतमाला के समांतर निकल जाता है। अब इसमें ये थार के मरुस्थल को पूरब की ओर विस्तार से रोकता है। और ये जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसकी शेर चोटी है जो 1597 मीटर ऊंची है। इसमें जो मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले खनिज हैं वो सैंडस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, तांबा, जिंक, लेड आज इसके मुख्य जो खनिज संसाधन है। ये उत्तर भारत की ग्रीन वॉल भी इसको कहते हैं और इसको ग्रीन वॉल परियोजना इसकी हरियाली के उद्देश्य से चलाई जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि इसका फैसला दिया है कि यहाँ पर किन किन जगहों पर खुदाई हो पाएगी या फिर कितनी ऊंचाई तक की चोटियों पर ही खुदाई की जा सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से ये ख़त्म होने के कगार पर है और अगर इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली हुई है और बहुत बड़ा बैरियर के साथ साथ समृद्ध संसाधनों से भी ये संपूर्ण है। बहुत सारे खनिज पाए जा रहे हैं इसमें और इसके अवैध खनन को रोकना जरूरी है। तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका विस्तार सबसे पहले देखते हैं वो गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच में। इसकी जो उच्चतम चोटी है वो गुरु शिखर है और कितनी है 1722 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर चोटी, ये भी सिरोही जिले पे है और ये भी सिरोही जिले पर है। थार मरुस्थल को पूर्व की ओर विस्तार से क्या करती है, रोकती है। मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाने वाले सैंडस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, तांबा, जिंक और लेड, कॉपर। यहाँ पर जो इसको उत्तर भारत की ग्रीन वॉल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अब एक ही नज़र में सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका यहाँ पर संलग्न है। अब एक ही चार्ट में इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं विंध्याचल के बारे में। तो विंध्याचल रेंज जो है ये भी एक प्राचीन पर्वत है और इसका अगर हम मैप पर देखें तो ये विंध्याचल को हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र तक इसका विस्तार है। और इसके बारे में हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विंध्याचल जो है ये रेंज का विस्तार क्या है। तो जो विंध्याचल है ये वो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जो मध्य उच्च भूमि के दक्षिणी किनारे का निर्माण करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इसका निर्माण अगर हम एक बार फिर से मैप पर देखते हैं कि ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसे आप यहाँ पर देखें तो ये एक बैरियर बनाती है और ये बैरियर जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या करती है, डिवीजन करती है। इसीलिए इसको विभाजक रेखा के रूप में भी जाना जाता है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है, विभाजित करती है। जो जो हमारी जो विंध्याचल है इसमें बीच में बहुत सारी पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। जैसे आपको ये कैमूर रेंज मिल गई, यहाँ पर मैकाल है और ये महादेव पहाड़ियाँ हैं। तो ये यहाँ पर दो रेंज चल रही, एक सतपुड़ा चलती है, इसको हम पहले समझते हैं क्योंकि ये दोनों पे इनमें से बहुत सारा बदलाव होता है। जैसे कि ये एक रेंज चलती है हमारी विंध्याचल की और इसी की समांतर दूसरी है सतपुड़ा की। तो इसमें से कुछ क्षेत्र ये कभी कभी विवादित मिलता है कि ये क्षेत्र विंध्याचल का हिस्सा है या सतपुड़ा का, परंतु इसके विस्तार को भी हमने कई भागों में बांटा है और सतपुड़ा के विस्तार को भी हमने 7 भागों में बांटा है। ये हमने नहीं, ये जो वैज्ञानिक ने या फिर ये कहेंगे जो हमारे भूगोलवेत्ता है उनको इसको अलग अलग चोटियों की जो विशालता है उनकी जो विशेषता है उसके हिसाब से इनका डिवीजन है। तो हम इसके एक एक को डिवीजन को भी देखेंगे।
तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो कह रहा है कि बिहार की ओर जैसे ये चोटी हमारे पश्चिम की ओर से बिहार की ओर विस्तार होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। अब वो जो विभाजन है वो सोन नदी से है। कौन से? सोन नदी से। तो कैसे है कि एक भाग सोन नदी के उत्तर में चलता है और दूसरा भाग सोन नदी और नर्मदा नदी के बीच में है। तो जो उत्तर की ओर चलता है और दूसरा कहाँ पर है? सोन नदी और नर्मदा नदी के बीच का क्षेत्र है। जो अंत में मैकाल रेंज, कौन सी? मैकाल रेंज, जो कि अमरकंटक पठार पर सतपुड़ा रेंज तक जाता है, वहाँ तक इसका विस्तार है। अब इसका भौगोलिक विस्तार में से अगर राज्यों में देखेंगे किन किन राज्यों में है, तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला है। बीच में पूछा जाता है कि बिहार में कहाँ तक? सासाराम तक। इसकी जो लंबाई है 1086 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर 1200 किलोमीटर मिलेगी। तो कुछ क्षेत्र को इसमें माना जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ कभी कभी माना जाता है कि पारसनाथ जो है वो सतपुड़ा की है और कभी शामिल किया जाता है विंध्याचल में। वो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो अगर सतपुड़ा इसमें शामिल है तो 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई जाती है। जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर के है। ये पर्वत श्रृंखला उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच में क्या है? एक विभाजक का काम करती है। ये भी एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, मतलब ये कोई नवीन पर्वत नहीं है। इसके भी ये क्या है? अवशिष्ट, मतलब अब वो अपने कगार में ख़त्म होने की कगार पे उसके अवशेष ही बचे हैं। ये अवसादी चट्टानों किससे बना है? ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत के बारे में अगर हम समझें तो यदि मान लीजिए कि ये पूरा एक क्षेत्र है और इसमें से इसका कोई भाग ये है, ये नीचे की ओर धंस जाता है। अगर ये नीचे की ओर चला गया और तो फिर जो इसके बगल का भाग है ये भाग ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये जो ऊपर उठा यही क्या बना? पर्वतमाला। तो ब्लॉक पर्वतमाला में एक भाग नीचे की तरफ धंस जाता है और उसके अगल बगल के भाग क्या हो जाते हैं? ऊंचे हो जाते हैं, जिन्हें हम पर्वतमाला कहते हैं। इस प्रकार बनता है ब्लॉक पर्वत। अब ये किसके बना हुआ है? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से मुख्यतः बना है। इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसकी वजह है भीमबेटका की गुफाएं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो 30,000 वर्ष पुराने गुफा चित्र हैं। यहाँ पर 30,000 वर्ष पुराने जो गुफा चित्र हैं उनके अंदर जो चित्रकारी है उनमें उस समय की जीवन शैली के चित्र मिलते हैं, जैसे कि शिकार करने के या फिर जानवर पालने के, ऐसे मिलते हैं जिससे उस समय के लोग क्या कार्य करते थे उस चित्रकारी से हमको पता चलता है। तो इस वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध है उस समय की जीवन शैली को समझने के लिए। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना शिखर। और सद्भावना शिखर को गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं। इसे कालूमार शिखर या कलुम्बे शिखर भी कहा जाता है। ये दमोह जिले के सिंगरामपुर के पास स्थित है और जो इसकी ऊंचाई है वो 752 मीटर ऊंचा है। कितना है? 752 मीटर। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है विंध्यवासिनी देवी का है। ये विंध्याचल पर्वत के नाम पर ही है। ये यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित है। चल के जो विभाजन है उसको देखें तो ये भांडेर की पहाड़ियाँ, कैमूर श्रेणी, पारसनाथ और मैकाल श्रेणी में विभाजित है। तो जो सबसे पहले भांडेर श्रेणी है उसके बारे में देखते हैं। तो ये विंध्य क्षेत्र का मध्य भाग है और इसका दमोह, छतरपुर, पन्ना और सतना जिले में इसका विस्तार है। इसके बाद जो कैमूर श्रेणी है ये इसका पूर्वी भाग है। कटनी, रीवा, सिंधी और सिंगरौली तक इसका विस्तार है। फिर पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं। ये झारखंड में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को भी विंध्य का ही भाग माना जाता है। मेनली जो विवाद है इसी का होता है कि इसको कभी कभी हम पर उसका सतपुड़ा पहाड़ी का भी हिस्सा मानते हैं, पर ये है
इसका जो मुख्यतः बुक में मिलेगा आपको, ये जो है विंध्य का ही हिस्सा मिलेगा। ये मैकाल श्रेणी है, ये विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा है जो सतपुड़ा पर्वत की मैकाल श्रेणी से मिलता है। और पन्ना श्रेणी बुंदेलखंड में फैली है, ये विंध्याचल की एक अन्य शाखा है। तो इस प्रकार इसका डिवीजन किया गया है इसके छोटे छोटे भागों के रूप में। अब इसको एक नज़र में हम याद करने के लिए एक दृष्टि से देख लेते हैं कि ये कैसा पर्वत है। ये अवशिष्ट पर्वत है और प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी लंबाई 1086 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर तक की है। औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। विंध्यवासिनी देवी इसका है एक मुख्य मंदिर है। इसके उत्तर और दक्षिणी भाग का एक विभाजन मानते हैं। भारत का क्या है, उत्तरी भाग और दक्षिण भारत का एक क्या करता है, एक विभाजन करता है। इसका विस्तार है गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो सद्भावना शिखर है, जिसे गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं। और सादी चट्टानों, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आज के यहाँ पर इसका निर्माण हुआ या कहेंगे यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देख लिया कि अरावली और विंध्याचल पर्वत के विषय में एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान दिया गया है और इन छोटे चार्ट को जो बनाया गया जिसमें सारे पॉइंट को शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। तो इसके साथ ही हम आज का ये विषय यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप इसको PDF के रूप में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।